पाकिस्तान की बर्बादी, तबाही सब कुछ लिखी जाएगी, क्योंकि ऐसी चाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चली है जिसका जवाब दुश्मनों के पास नहीं होगा। एक ऐसे अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है जिसने पूर्व में बहुत कीर्तिमान रचे हैं और अब पाकिस्तान की बर्बादी वही लिखेगा। कौन है वो, क्या है उनका पूरा इतिहास, इसी पर बात करेंगे। अनुपम प्रसून मेरे साथ हैं। जो बदलाव हुआ है अनुपम जी, कौन है वो अधिकारी जिसकी चर्चा हो रही है, जिसे मोदी निकाल के ले आए? देखिए, सबसे ज़्यादा हम उस अधिकारी के बारे में बताएं उससे पहले आपको एक मोटे तौर पर चीज़ बताना चाहते हैं, और ये क्यों जानना आपके लिए ज़रूरी है। अभी जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है, उसमें मोदी ने एक खास ट्रिक अपनाई है। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है कि पहली बार सैन्य यानी सेना से जुड़े हुए लोग, पुलिस यानी पुलिस से जुड़े हुए लोग, और कूटनीति यानी जो विदेशों में भारत के लिए काम करने वाले लोग हैं, इन तीनों के मिक्स ओपिनियंस शामिल किए हैं। और इससे क्या होगा आप सोचिए, भारत की विदेश नीति, भारत की रक्षा नीति, भारत की कूटनीति और इसके अलावा जो पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है। आपको यह भी पता है कि भारत कुछ घर के भीतर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी सफाई होगी। एक साथ 3 डायमेंशनल एरिया में मोदी ने काम करना शुरू किया है। ये पाकिस्तान और पहलगाम टेरर अटैक के बहाने ही सही, लेकिन एक बड़े एक्शन की तरफ इस वक्त जाता हुआ देश नजर आ रहा है। अब आपने एक अधिकारी का जिक्र किया जी, उनका नाम है आलोक जोशी, जो रॉ चीफ रह चुके हैं। कौन है आलोक जोशी, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल 1976 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। इसके अलावा लखनऊ के रहने वाले जोशी ने जेएनयू से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आईपीएस के रूप में की और बाद में खुफिया क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता स्थापित की। 2012 से 14 तक भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख के रूप में कार्य किया। इसके अलावा वो 2015 से 2018 तक एनटीआरओ के अध्यक्ष रहे। नेपाल और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में संचालित कई महत्वपूर्ण खुफिया अभियानों का श्रेय उन्हें दिया जाता है। उनकी तकनीकी विशेषज्ञता, विशेष रूप से साइबर खतरों से निपटने में, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में एक सम्मानित नाम बताया गया है। तो आलोक जोशी के बारे में, मतलब जिस तरीके से अनुपम जिनके बारे में हमने ये बताई बातें, पाकिस्तान में भी कहा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट क्या है कि तमाम ऐसे अभियान रहे जिसमें ये शामिल रहे। बहुत रॉ के बहुत बड़े बड़े अभियान इन्होंने पाकिस्तान में सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसीलिए आप कह रहे हैं कि दूसरा डोभाल, और इसीलिए हम कह रहे हैं दूसरा डोभाल। और आपने अजीत डोभाल साहब की वो कहानी तो जरूर सुनी होगी, जब वो वहां पर रिक्शा चला रहे, मतलब बहुत ही पुअर हालत में थे, और वो भारत की तरफ से खुफिया एजेंट बनकर गए थे, और उन्होंने जो पाकिस्तान से जानकारियां जुटाई थी, बहुत खतरनाक जानकारियां थी। अब आलोक जोशी को उसी तरह से जाना जाता है, उसी तरह का महारत हासिल है। और देखिए, अब इसके साथ एक चीज और आपको समझना पड़ेगा जी। अजीत डोभाल, अभी तक तो हम यही जानते थे कि जो भी बड़ा सुरक्षा के मामले पे बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो मोदी सरकार अजीत डोभाल की सलाह से लेती है, या उनका सुझाया हुआ आइडिया होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बार याद है जब पहली बार 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, तो वो विदेश दौरे पर जाना शुरू उन्होंने कर दिया। विपक्ष ने कहा कि मोदी जी तो फ्लाइट मोड पर ही रहते हैं, एक आरोप लगाया गया उनके ऊपर। विदेश मंत्री बताते थे उनको, हाँ, कि विदेश, उस समय सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी। नहीं, विपक्ष कहता था कि वो विदेश मंत्री वाला काम कर रहे हैं, विदेश मंत्री वाला काम करता है। आपको पता है कि उस वक्त अजीत डोभाल ने भारत की इमेज बिल्ड करने में नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में, उनके नेतृत्व में इतना अद्भुत काम किया कि आज चाहे जब चीन आंख दिखाए या पाकिस्तान अपनी गुस्ताखी करे, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हो जाती है। ये उसी का अंजाम है, उसी का नतीजा है। अब आप सोच कर देखिए कि चाहे छोटा सा देश, चाहे छोटी अर्थव्यवस्था हो, वो भी भारत के साथ है, और जो बड़े मुल्क हैं, अमेरिका जैसा देश, वो भी भारत के साथ खड़ा हो गया है। आज जब पहलगाम का टेरर अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, उसके बाद से अमेरिका जैसे देशों को भारत के साथ खड़ा होना भारत की जरूरी नहीं थी, ये उन देशों की जरूरत थी। हाँ, और ये जो स्ट्रेटेजी बनाई, कहाँ किससे मिलना है, क्या बात करनी है, ये अजीत डोभाल की बनाई हुई नीति थी।
और एक जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं, उस पे मैं वापस इस पर आता हूं। एक जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं वो ये देखिए कि इस बार उसी कॉम्बिनेशन के साथ भारत की सरकार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। उस अधिकारी को चुना है जो पाकिस्तान में काम कर चुका है, जो चीन की कमजोर नब्ज को जानता है, बांग्लादेश में काम कर चुका है। बांग्लादेश में काम कर चुका है। अब ये सोचिए कि अगर इन 3 देशों को देख लिया तो भारत की इंटरनल प्रॉब्लम्स के ये तीनों देश सबसे बड़े जड़ हैं और उनका समूल और पावर बढ़ गई ना, डोवाल की पावर बढ़ गई, सोचने की क्षमता दोगुनी हो गई, एक हाथ और बढ़ गया उनके एक साथ। हाथ और बढ़ गया। और इसके साथ साथ 7 लोगों की ये पूरी टीम बनाई बनाई गई। गई। 7 लोगों की टीम में मैं पहले बता देता हूं आपसे, हमने जो कहा ना कि सैन्य, पुलिस और कूटनीति, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे? इस 7 मेंबर की टीम में जो पूर्व रॉ चीफ हैं आलोक जोशी, वो तो हैं ही, साथ ही वेस्टर्न एयर कमान के पूर्व चीफ एयर मार्शल पीएम सिन्हा हैं जी। साउदर्न आर्मी कमान के पूर्व चीफ लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह हैं, रिटायर्ड रियर एडमिरल मॉन्टी सन्ना हैं, साथ ही साथ अब पुलिस सेवा से बात कर लेते हैं, राजीव रंजन वर्मा हैं जो कि पुलिस सेवा से रिटायर हुए हैं, मनमोहन सिंह हैं, और विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी B वेंकटेश वर्मा भी इसके मेंबर बनाए गए हैं। अब जो तीनों सेना के अधिकारियों को शामिल किया गया है, अब इसमें भी थोड़ा सा आप बहुत ये कॉम्बिनेशन क्यों बनाया गया? देखिए, एक नेवी, एक एयरफोर्स और एक थल सेना, और इसमें भी जो वेस्टर्न एयर कमांड के पूर्व एयर मार्शल हैं PM सिन्हा, उन्हें उस मोर्चे पर ज्यादा अनुभव है जहां भारत इस वक्त संघर्ष कर रहा है, मतलब पाकिस्तान, इस मोर्चे पर। इसके अलावा साउदर्न आर्मी कमान के जो पूर्व चीफ लेफ्टिनेंट जनरल है AK सिंह, ठीक, और रिटायर रियर एडमिरल मॉन्टी सन्ना, ये जो दोनों हैं, इससे क्या होगा कि भारत ने अरब सागर, इंडियन ओशन, उसमें भी अपनी कूटनीतिक एक उपलब्धि करा दी, और जो AK सिंह हैं उनके साथ जमीनी स्तर पर भारत को कैसे लड़ाई लड़नी चाहिए उसमें भी एक सलाह मिल सकती है। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हमारे CDS हैं, वो तो एक अलग ही है, मतलब वो तो इस विंग में नहीं है लेकिन अलग है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद होता है, सलाहकार बोर्ड होता है, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो उसके मतलब मेन लीडर माने जाते हैं। तो अब ये सोचिए कि देश को 7 लोग ये हो गए, एक हमारे CDS हो गए, फिर हमारे तीनों आर्मी के चीफ हो गए, तो कुल 11 लोग हो गए। इन 11 लोग और एक हमारे एडवाइजर हो गए, सुरक्षा सलाहकार, 12 लोग। इन 12 लोगों को अब तय करना है कि भारत चीन का क्या करेगा, भारत पाकिस्तान का क्या करेगा, और कितनी जल्दी पाकिस्तान को निपटाना है, और बांग्लादेश और नेपाल में जो ये कभी कभी फ्लिप फ्लॉप हो रहे हैं ये देश, इनको कैसे टैकल करना है। अब सुनिए, इसके अलावा जो मणिपुर का प्रॉब्लम है, ये अब मैं आपको जो तस्वीर नजर आ रही है, जो बन रही है, जितने एग्रेसिव अधिकारियों को उतारा गया है, इतना तय है कि अगले कुछ महीनों के भीतर मणिपुर को वापस पुराने वाले मणिपुर के रूप में आप देखने जा रहे हैं। कुछ बड़ा होगा सिर्फ पाकिस्तान बॉर्डर पर ही नहीं, कुछ बड़ा होगा मणिपुर, म्यांमार के आसपास, कुछ बड़ा होगा, आपने देखा ना मुर्शिदाबाद में भी क्या हुआ, कुछ बड़ा होगा बांग्लादेश बॉर्डर पर, और कुछ बड़ा होने जा रहा है अरब सागर में। तो मतलब हर तरीके से जिस अधिकारियों को चुना गया है, और अनुपम जी ने विस्तार से बताया कि क्यों अलग अलग कैटेगरी के अधिकारियों को यहाँ पर शामिल किया गया है, और अब तबाही लिखी जाएगी यहाँ से, और डोभाल साहब और मजबूत होंगे। बाकी आपको क्या कुछ कहना है इन धाकड़ अधिकारियों के बारे में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये नई टीम बनाई उसके बारे में बताइएगा जरूर, बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।